हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेट्स एंड पुन्नेट के एक्सपेरिमेंट के बारे में। बेट्स एंड पुन्नेट ने डाई हाइब्रिड टेस्ट को परफॉर्म किए थे एंड यहाँ पे ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मेंडल जैसा रिजल्ट, लेकिन इनको जो रिजल्ट है ये कुछ और ही मिलते हैं। मेनली उन्होंने यहाँ पे दो जो क्रॉस परफॉर्म किए थे और यहाँ पे बना देते हैं एक हाइपोथेसिस कपलिंग एंड रिपल्शन। अब बहुत ज़्यादा इसको खैर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इनके बाद में फिर आते हैं कौन, मॉर्गन। जो मॉर्गन है ये ड्रोसोफिला के ऊपर कई सारे जो एक्सपेरिमेंट है इनको परफॉर्म करते हैं एंड वो डिस्कवर करते हैं किसको, लिंकेज को। अब जो मॉर्गन है इस कपलिंग एंड रिपल्शन को एक्सप्लेन करते हैं लिंकेज की मदद से। तो आज हम बात करेंगे मॉर्गन की लिंकेज थ्योरी के बारे में। लिंकेज थ्योरी, इट वाज गिवन बाय मॉर्गन। The tendency of genes to inherit together in a group to the next generation in a group to the next generation is known as linkage. Is known as linkage. Tendency of genes to inherit together in a group to the next generation is known as linkage. अगर मान लीजिए जो जीन है वो एक साथ इनहेरिट होते हैं, एक ग्रुप में उनका होता है इनहेरिटेंस टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्या बोलेंगे इसको हम, लिंकेज। देखिए मेंडल ने बताया था किसके बारे में, असॉर्टमेंट के बारे में, कि भाई जो एक फैक्टर है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कि उन्होंने ये बताया था कि एक कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो जीन है वो क्या होते हैं, एक साथ भी इनहेरिट होते हैं। अगर जीन एक साथ इनहेरिट हो क्या बोलेंगे इसको हम, लिंकेज। एंड अगर जो जीन है ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो उसको हम बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इस तरह के जीन जो कि ग्रुप इनहेरिटेंस शो करते हैं इसको हम बोल देते हैं क्या, लिंक्ड जीन्स। Genes which show group inheritance are known as linked genes. इस तरह के जीन जो कि ग्रुप इनहेरिटेंस शो करते हैं क्या बोलते हैं इनको हम, लिंक्ड जीन। देखिए हुआ क्या एक्चुअल में, जो बेट्स एंड पुन्नेट थे इन्होंने डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया एंड ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मेंडेलियन रिजल्ट। मेंडल जब भी डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते थे मेंडल को रिजल्ट मिलता था क्या, 1:1:1:1। लेकिन इसका का जो रिजल्ट है ये बेट्स एंड पुन्नेट को देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इन्होंने यहाँ पे दो क्रॉस परफॉर्म किए थे। दो ही जो टेस्ट क्रॉस थे उनके अंदर जो रिजल्ट है वो बिल्कुल कैसे थे, डिफरेंट थे। उन्होंने यहाँ पे इसको बना दिया था एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में। एक उन्होंने बोला क्या, कपलिंग, और जो दूसरा क्रॉस था उसको उन्होंने क्या बोला, रिपल्शन। अब आते हैं कौन, मॉर्गन। देखिए मॉर्गन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कई बार तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल मेंडल के पैटर्न पे मिलता है एंड कई बार जो क्रॉस है उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल अलग मिलता है। क्योंकि जब भी लोगों को हुआ कि एक्चुअल में मेंडल ने जो भी क्रॉसेस किए थे, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, मेंडल का जो वर्क रिडिस्कवर होता है 1900 के अंदर। अब उनके बाद में क्या हुआ, मेंडलियन पैटर्न पे कई सारे जो क्रॉस थे वो स्टार्ट हो जाते हैं। कई सारे साइंटिस्ट यहाँ पे जो मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस उनको परफॉर्म करते थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिर भी उतनी दिक्कत नहीं आती थी
लेकिन जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता था, कई बार जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें 9:3:1 का जो रेशियो है वो मिलता था, लेकिन कई बार नहीं मिलता था। तो यहाँ पे लोगों को ये लगने लगा कि शायद ये जो मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया है ये उतना यूनिवर्सल नहीं है। भाई मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे क्या दिया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको फिर बाद में लॉ बनाया गया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जब देखा गया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट है ये तो कई बार 9:3:1 नहीं आता है, या जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है इसका जो रिजल्ट है ये 1:1:1:1 कई बार देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लगने लगा कि भाई ये जो असॉर्टमेंट है ये उतना यूनिवर्सल नहीं है। एक बार तो इसको एज ए लो डिस्कार्ड भी कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद में आते हैं कौन, मॉर्गन। देखिए जो मॉर्गन है लिंकेज को डिस्कवर करते हैं। और अच्छा, मॉर्गन ने लिंकेज को डिस्कवर किया, लेकिन मॉर्गन ने कभी भी जो असॉर्टमेंट है उसको रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि जो मॉर्गन है वो तो असॉर्टमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। मॉर्गन यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई दो प्रोसेस है, एक तो है असॉर्टमेंट और एक क्या है, लिंकेज। अब मॉर्गन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा आखिर में क्यों होता है कि कई बार तो असॉर्टमेंट देखने को मिलता है एंड कई सारे क्रॉस के अंदर जो असॉर्टमेंट है वो देखने को नहीं मिलता है। मॉर्गन यहाँ पे बताते हैं कि देखो होता क्या है, जब आप परफॉर्म करते हैं क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि आपने रैंडमली कोई भी जो दो कैरेक्टर है वो सेलेक्ट कर लिए। क्या आपने ये सोचा कि उनके जो जीन है उनकी पोजीशन क्या है, उन जीन की लोकेशन क्या है। तो सिंपल सी बात ये कि जो जीन है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब यहाँ पे हमेशा जो दो केस है वो पॉसिबल है, या तो वो जो जीन है वो हो सकता है कि अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। अगर मान लीजिए आपने दो कैरेक्टर ऐसे लिए हैं जिनके जो जीन है वो एकदम अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, असॉर्टमेंट। लेकिन मान लीजिए आपने दो कैरेक्टर ऐसे ले लिए जिनके जो जीन है वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिंकेज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल होती हैं, या तो क्या होगा असॉर्टमेंट या फिर क्या होता है, लिंकेज। अब जब भी आप डाई हाइब्रिड या उससे ऊपर मतलब ट्राई हाइब्रिड जो भी आप क्रॉस परफॉर्म करेंगे, तो दो कंडीशन है, या तो क्या होगा असॉर्टमेंट या फिर लिंकेज। जो जीन असॉर्टमेंट शो करेंगे वो लिंकेज शो नहीं करेंगे, एंड जो जीन लिंकेज शो करेंगे वो असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। मतलब दोनों में से एक केस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मेंडल ने जो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे उनके जो भी जीन थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, इस वजह से हमेशा उनको F2 जनरेशन के अंदर, मतलब जब सेल्फिंग होती थी उसके अंदर जो रेशियो है वो मिलता था क्या, 9:3:1। एंड जब वो परफॉर्म करते थे क्या, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तब उनको जो रेशियो है वो क्या मिलता था, 1:1:1:1, क्योंकि जो भी कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किए थे वो कहाँ प्रेजेंट थे, डिफरेंट क्रोमोसोम पे। लेकिन अब होता क्या था, मान लीजिए कोई पर्सन जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म कर रहा है, अब उसने ले लिए ऐसे करेक्टर जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं, तब तो उसको जो रेशियो है वो बिल्कुल कैसा मिलता था, मेंडल के जैसा। लेकिन मान लीजिए बाई चांस किसी ने दो करेक्टर ऐसा सेलेक्ट कर लिए, जैसा कि बेटसन एंड पुन्नेट के साथ भी हुआ था। बेटसन एंड पुन्नेट ने जो दो करेक्टर सेलेक्ट किए थे, फ्लावर कलर एंड पोलन शेप का, पोलन ग्रेन का शेप, ये जो दो कैरेक्टर थे इनके जो जीन थे एक्चुअल में ये कहाँ प्रेजेंट थे, सेम क्रोमोसोम पे। भाई जब सेम क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे हमें जो असॉर्टमेंट है वो देखने को नहीं मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, जब दोनों जीन वहाँ पे सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है फिर तो वो एक साथ जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम एक्चुअल में प्रोजेनी के अंदर पूरा ट्रांसफर होता है। तो उस क्रोमोसोम पे जो भी जीन होंगे वो एक साथ ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। यानी कि जो जीन है ये जीन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इनका जो इनहेरिटेंस है वो कैसा होगा, ग्रुप में होगा, एक साथ होगा, इसको क्या बोला जाएगा, लिंकेज। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है, या तो लिंकेज मिलेगा या फिर क्या मिलता है, असॉर्टमेंट। इफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम देन दे विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन अगर जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट हो, सेम क्रोमोसोम पे हो, तो क्या शो करेंगे, लिंकेज। तो ये होगी इसमें डेफिनेशन के बारे में। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो भी लिंक्ड जीन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेम क्रोमोसोम पे एंड इनके बीच में कुछ डिस्टेंस देखने को मिलती है। लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट linked genes are present these are present on same chromosome in linear manner
इन लीनियर मैनर separated by some distance separated by some distance तो जो मॉर्गन है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जो लिंक्ड जीन होते हैं, कई सारे जीन एक एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे लीनियरली, एंड इनके बीच में क्या मिलती है, कुछ डिस्टेंस मिलती है। जैसे मान लेते हैं ये कोई क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर क्या होगा, कई सारे जो जीन हैं, जो भी लिंक्ड जीन होंगे वो इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। मतलब एक क्रोमोसोम के जो जीन प्रेजेंट है पास पास में, इनको हम क्या बोल देते हैं, लिंक्ड जीन्स। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका एक होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए ये है इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, ऐसा क्रोमोसोम जिनमें सेम कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। शेप एंड साइज तो खैर सेम होगा ही, लेकिन जो जीन है वो होंगे किसके, सेम कैरेक्टर के, जिनका शेप एंड साइज जो है वो सेम होता है। एंड जो जीन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीन। जीन कैसे होते हैं, यहाँ पे सेम कैरेक्टर के होते हैं, तो उनका क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली में होता क्या है, जो जीन है, कई सारे जो जीन है, जो लिंक्ड जीन है, वो एक क्रोमोसोम पे कई सारे जो लिंक्ड जीन है वो लीनियरली अरेंज होते हैं, एंड उनके बीच में क्या मिलती है, कुछ डिस्टेंस मिलती है। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस होगी और कई सारे जो जीन है वो एक साथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो लिंकेज है, लिंकेज की वजह से क्या हो रहा है, अब एक तरह से यहाँ पे हो गए जेनेटिक्स के अंदर दो काफ़ी बड़े कंसेप्ट। एक तो हो गया क्या, असॉर्टमेंट, जिसके बारे में बताया था किसने, मेंडल ने। और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, लिंकेज, जिसके बारे में किसने बताया है, मॉर्गन ने। नेचर के अंदर दोनों जो प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। जितना इंपॉर्टेंट असॉर्टमेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, लिंकेज है। देखिए लिंकेज ही वो प्रोसेस है जो हम बोलते हैं जेनेटिक्स के अंदर कि भाई जो ऑस्प्रिंग है, ऑस्प्रिंग अपने पेरेंट से रिजेंबल होती है। तो जो रिजेंबलेंस है वो एक्चुअल में किसकी वजह से आता है, ये आता है किसकी वजह से, लिंकेज की वजह से। क्योंकि जो लिंकेज है, लिंकेज के अंदर क्या हो रहा है, देखिए जो एक मान लीजिए क्रोमोसोम है, इस पर जो भी जीन प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम पूरा ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो इस क्रोमोसोम पे जो भी जीन प्रेजेंट है वो एक साथ चले जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। यानी कि यहाँ पे जो जीन है उसका क्या हो रहा है, ग्रुप इनहेरिटेंस हो रहा है। इसी को क्या बोला गया है, लिंकेज। तो असॉर्टमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिंकेज भी देखने को मिलेगा। एक्चुअल में हुआ क्या कि मेंडल ने क्योंकि पहले बताया था किसके बारे में, असॉर्टमेंट के बारे में, उसके बाद में जो लिंकेज है उसकी डिस्कवरी होती है। तो यहाँ पे ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे जो लिंकेज एक तरह का क्या है, ये एक्सेप्शन है असॉर्टमेंट का। लेकिन आज के डेट में जो लिंकेज है, लिंकेज भी उतना ही बड़ा कंसेप्ट है जितना कि क्या है, असॉर्टमेंट। क्योंकि जितना हमें असॉर्टमेंट देखने को मिलता है, उतना ही क्या मिलता है, लिंकेज भी देखने को मिलता है। दोनों ही काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट जो है एक तरह से कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। लिंकेज एंड असॉर्टमेंट, ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल असॉर्टमेंट मिलेगा या केवल लिंकेज मिलेगा। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर असॉर्टमेंट एंड लिंकेज दोनों देखने को मिलते हैं। इवन हम लोग जो है, हमारे अंदर भी असॉर्टमेंट एंड लिंकेज दोनों आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, जैसे मान लीजिए हम बात करें अपना जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, हमारा जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है उस पर जो जीन है, करीब 2968 जीन्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे, यानी कि लगभग 3000 जीन क्रोमोसोम फर्स्ट पे। अब होता क्या है, वो जो हमारे जो पेरेंट है, पेरेंट से वो जो क्रोमोसोम है वो ट्रांसफ़र हुआ है हमारे अंदर। हमारे अंदर से जो क्रोमोसोम है वो ट्रांसफ़र होगा प्रोजेनी के अंदर। तो यहाँ पे हुआ क्या, लगभग जो 3000 जीन है, एक क्रोमोसोम लगभग उन 3000 जीन को एक साथ लेके जा रहा है। हम बोलो तो हम ये बोलते हैं कि भाई जीन का ट्रांसफर होता है। एक्चुअल में जो ट्रांसफर है वो तो किसका होता है, क्रोमोसोम का। एंड क्रोमोसोम के पास में जो भी जीन प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, एक साथ इनहेरिट होंगे। इसी को क्या बोला गया है, लिंकेज। तो प्रोजेनी एंड पेरेंट का जो रिजेंबलेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, लिंकेज की वजह से। क्योंकि यहाँ पे एक साथ जो करेक्टर हैं, वो कई सारे करेक्टर यहाँ पे क्या होते हैं, एक साथ जो है प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजेंबलेंस देखने को मिलता है। जो हम जेनेटिक्स के अंदर बात करते हैं, लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब जो प्रोजेनी है वो पेरेंट के सिमिलर होती है। तो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू लिंकेज। क्योंकि जो जीन है वो एक साथ ट्रांसफर होते हैं पूरे बंच में, एक ग्रुप में। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं जैसे ये क्रोमोसोम है, इस पे कोई जीन प्रेजेंट है टॉलनेस का,
मान लेते हैं इस पे कोई जीन प्रेजेंट है किसका, टॉलनेस का, और इस पे जीन प्रेजेंट है किसका, डॉफनेस का। इस क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है रेड फ्लावर के लिए, और इस क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है किसके लिए, वाइट फ्लावर के लिए। मान लीजिए आपने कोई प्लांट है, प्लांट की कोई स्पीशीज है, उसको आपने ऑब्जर्व किया, आप उसमें ये देख रहे हैं कि भाई जब भी प्लांट टॉल है उसके अंदर फ्लावर कैसे हैं, रेड हैं। एंड आप देख रहे हैं कि जब भी प्लांट डॉर्फ है उसके अंदर जो फ्लावर है वो कैसे हैं, वाइट हैं। आपने देखा फिर उसकी अगली जनरेशन के बारे में, आपने देखा कि अगली जो जनरेशन है उसके अंदर भी क्या है, अगर प्लांट टॉल है तो जो फ्लावर कलर है वो कैसा है, रेड है। एंड अगर प्लांट जो है कैसा है, डॉर्फ है, तो जो फ्लावर कलर है वो कैसा है, वाइट है। आपने देखा उसकी भी अगली जनरेशन, वहाँ भी आपको यही जो चीज़ है देखने को मिलती है कि प्लांट अगर टॉल है तो फ्लावर कलर रेड है, प्लांट अगर डॉर्फ है तो फ्लावर कलर कैसा है, वाइट है। अगर ये चीज़ आपको कई सारे जो जनरेशन है उसके अंदर देखने को मिलती है तो सिंपल सी बात ये है, आप ही बता सकते हैं कि भाई हाइट का जीन एंड फ्लावर कलर का जो जीन है ये कैसे जीन है, लिंक्ड जीन, मतलब ये सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। और ये क्योंकि सेम क्रोमोसोम पे है तो पूरा जो क्रोमोसोम है, भाई क्रोमोसोम तो पूरा जो है प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइट का जीन एंड जो फ्लावर कलर का जीन है वो एक साथ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो जब भी प्लांट टॉल होता है उसके अंदर जो फ्लावर कलर है वो कौन सा रहेगा, रेड रहेगा। एंड जो प्लांट है अगर मान लीजिए कैसा है, वो डॉर्फ है, तो जो फ्लावर कलर है वो कैसा रहेगा, वाइट है, क्योंकि ये पूरा क्रोमोसोम जो है ट्रांसफर हुआ है। ये केवल हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये केवल समझने के लिए कि किस तरह से हम जो लिंक्ड जीन है उनके बारे में आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि जो जीन है वो एक साथ ट्रांसफर होते हैं, इसके लिए आपको कई जो जनरेशन है उनको स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा, अगर बात की जाए कि भाई जो लिंकेज है ये किस तरह के जीन के बीच में मिलता है, अलीलिक जीन या फिर नॉन अलीलिक जीन, तो सिंपल सी बात है, आपको बताना होगा लिंकेज इज फाउंड या लिंकेज इज सीन अमंग नॉन अलीलिक जीन। किनके बीच में मिलता है ये, नॉन अलीलिक जीन। भाई जैसे ये क्रोमोसोम है, अब ये जो क्रोमोसोम है इस पे जो भी जीन प्रेजेंट है, ये जीन, ये सब कौन से जीन हैं, ये हैं नॉन अलीलिक जीन। तो लिंकेज मिलता है नॉन अलीलिक जीन्स के बीच में, लेकिन जो नॉन अलीलिक जीन है इनके बीच में तो खैर असॉर्टमेंट भी मिलता है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि असॉर्टमेंट क्या है एंड लिंकेज क्या है, तो आपको पूरी जो कंडीशन है उसके बारे में बताना होगा। लिंकेज इज फाउंड एमंग नॉन अलीलिक जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जो लिंकेज है कहाँ मिलता है, बिटवीन नॉन अलीलिक जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो इसको हम लिख लेते हैं, लिंकेज is seen among linkage is seen among non-allelic genes, among non-allelic genes present on same chromosome. लिंकेज इज सीन अमंग नॉन अलीलिक जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम के जो नॉन अलीलिक जीन है उनके बीच में क्या मिलता है, हमें लिंकेज मिलता है। ऐसे हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, भाई जैसे ये क्रोमोसोम है, ये भी जो पूरा क्रोमोसोम है ये ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो इस क्रोमोसोम पे भी जो जीन प्रेजेंट है वो कैसे हैं, नॉन अलीलिक जीन। देखिए एक क्रोमोसोम पे जो भी जीन है वो सब क्या होंगे, नॉन अलीलिक। अलीलिक किसको बोलेंगे हम, जैसे ये दोनों जो है ये क्या होंगे, अलीलिक, या ये दोनों क्या होंगे, अलीलिक। तो लिंकेज में जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के जीन के बारे में बात करते हैं, वो कैसे होते हैं, नॉन अलीलिक। अगर हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें इसको किससे, असॉर्टमेंट से, असॉर्टमेंट के अंदर क्या होता है, असॉर्टमेंट जो है वो भी किन में मिलता है, नॉन अलीलिक जीन में, लेकिन वो जो नॉन अलीलिक जीन है वो कहाँ होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे। तो आप ये याद रखें, असॉर्टमेंट इज सीन अमंग नॉन अलीलिक जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। बस ये छोटा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। चाहे असॉर्टमेंट हो चाहे लिंकेज हो, दोनों ही किनके बीच में मिलते हैं, एमंग नॉन अलीलिक जीन। अब बस डिफरेंस ये है कि लिंकेज कब मिलेगा, जब ये प्रेजेंट हो कहाँ पे, सेम क्रोमोसोम पे। एंड जो असॉर्टमेंट है ये कब मिलता है, जब ये जीन प्रेजेंट हो कहाँ पे, डिफरेंट क्रोमोसोम पे। तो ये बात होती है इसमें लिंकेज में, इसकी जो डेफिनेशन है किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से ये अलग अलग जो जीन है, कई सारे जो जीन है वो प्रेजेंट होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, एंड इनके बीच में कुछ जो डिस्टेंस है वो प्रेजेंट होती है।
एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लिंकेज भी मिलता है एंड असॉर्टमेंट भी मिलता है। अब बात ये आती है कि भाई अगर मान लीजिए लिंकेज भी मिलता है तो फिर मेंडल को लिंकेज देखने को क्यों नहीं मिला? एक्चुअल में क्या हुआ, जो मेंडल है, मेंडल ने लिमिटेड डाई हाइब्रिड जो क्रॉस परफॉर्म किए थे। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इवन जो 7 कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर जो उन्होंने सेलेक्ट किए थे पी प्लांट के अंदर, टोटल पॉसिबल जो डाई हाइब्रिड क्रॉस थे वो कितने थे? 21। एक चलो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। 7 कैरेक्टर के लिए अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कितने बनते हैं? 21 डाई हाइब्रिड क्रॉस के। लेकिन मेंडल ने सारे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो परफॉर्म नहीं किए थे। एक्चुअल में मेंडल परफॉर्म किए थे कुछ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हुआ क्या, वहाँ पे उनको जो भी रिजल्ट है वो सेम मिले, सेम रिजल्ट मिले, तो उन्होंने यहाँ पे इसके बेसिस पे जो भी कंक्लूजन था उसके बारे में बता दिया। उन्होंने आगे जो क्रॉस थे उनको परफॉर्म नहीं किया। अगर मेंडल सारे 21 टाइप के जो पॉसिबल डाई हाइब्रिड क्रॉस थे उनको करते तो शायद वो लिंकेज को भी क्या करते, यहाँ पे ऑब्जर्व करते। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। इसके अलावा देखिए एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो होता क्या है कि मान लीजिए जो भी क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पे जो भी जीन प्रेजेंट है वो मिलके क्या बनाते हैं, उसका एक लिंकेज ग्रुप। क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो पूरा ट्रांसफर होता है प्रोजेनी के अंदर। तो पूछा जाता है कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि पी प्लांट के अंदर लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, ड्रोसोफिला के अंदर लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, या ह्यूमन बीइंग के अंदर लिंकेज ग्रुप कितने होंगे। तो आपको ध्यान रखना है एक क्रोमोसोम पे जो भी जीन प्रेजेंट होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक लिंकेज ग्रुप। तो इसके बाद हम देखेंगे लिंकेज ग्रुप के बारे में। लिंकेज ग्रुप total number of genes, total number of genes present on same chromosome, present on same chromosome, constitute one linkage group, constitute one linkage group। किसी क्रोमोसोम पे टोटल नंबर ऑफ जीन जो प्रेजेंट होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, उसका एक लिंकेज ग्रुप। अब देखिए होता क्या है, हम लोग होते हैं एक्चुअल में डिप्लॉयड। 23 का एक सेट है, 23 का दूसरा सेट है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेयर की बात करें तो फर्स्ट पेयर जो है, जैसे हमारा जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, ये जैसे पेयर में मिलते हैं हमारे अंदर क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम पे जीन कितने हैं, 2968, एंड इस पे भी वही जीन प्रेजेंट है, 2968 जीन्स। देखिए तो इनको हमें रिपीट नहीं करना होता है। होता है क्या कि भाई जिन कैरेक्टर के जीन यहाँ प्रेजेंट है वही जो कैरेक्टर है उनके जीन क्या है, यहाँ प्रेजेंट है। तो इन दोनों को मिला के एक्चुअल में हम क्या मानेंगे, वन लिंकेज ग्रुप। क्योंकि हमको ये देखना होता है कि किन कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट है, इनको रिपीट नहीं करना होता। हमारा जो एक बेसिक जो फंडामेंटल सेट है वो तो 23 का ही होता है। अब लेकिन क्या है, जो 23 है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए जो नंबर है वो कितना हो गया, टोटल 46। तो आपको ध्यान रखना है, वन क्रोमोसोम बोल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं करना है यहाँ पे। तो एक अगर मान लीजिए ऑर्गेनिज्म जो है डिप्लॉयड है, जैसे कि हम लोग कैसे होते हैं डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड के केस में आपको पेयर में से एक क्रोमोसोम को ही लेना होगा। या सिंपल सा आप ऐसा भी कर सकते हो, आप मान लीजिए आपको, क्योंकि एग्जाम के अंदर मेनली बस ये पूछा जाता है कि कितने जो है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना होगा। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप अगर आपको निकालना है डायरेक्ट नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, तो आप बताएंगे यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो हैप्लॉइड नंबर होता है क्रोमोसोम का, जो सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या हो जाएगा, उसका लिंकेज ग्रुप का नंबर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं मान लीजिए पी प्लांट के लिए, जो पी प्लांट है
अब हमें पता है कि पी प्लांट के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं 14 यानी कि 7 पेयर। तो यहाँ पे जो हैप्लोइड सेट है वो कितने का है 7 का है। तो यहाँ पे लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे 7। ऐसे ही मान लीजिए अगर पूछा जाता है ड्रोसोफिला के बारे में, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के अंदर जो क्रोमोसोम है ये कितने होते हैं 14 होते हैं। सॉरी, इसके अंदर जो क्रोमोसोम कितने होते हैं 8 होते हैं। 8 तो हो गए टोटल क्रोमोसोम। ड्रोसोफिला इज डिप्लॉइड, जो इसका बेसिक सेट है, जो हैप्लोइड सेट है वो कितना होता है 4 का। तो यहाँ पे जो लिंकेज ग्रुप है कितने हो जाएंगे 4। ऐसे ही मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाता है ह्यूमन के बारे में, देखिए ह्यूमन जो है हम लोगों के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं 46, लेकिन जो हमारा बेसिक सेट है, जो हैप्लोइड सेट है वो कितने का है 23 का है। तो हम लोगों के अंदर जो लिंकेज ग्रुप है वो कितने हो जाएंगे 23। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सिंपल पूछा जाता है कि भाई ह्यूमन के अंदर लिंकेज ग्रुप कितने होंगे तो आप क्या बताएंगे 23। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें उन्होंने कर दिया है क्या मेल या फीमेल, अगर मेल या फीमेल यहाँ पे मेंशन किया गया है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपसे यहाँ पे पूछा है मेल या फीमेल के बारे में स्पेसिफिकली, तो जो ह्यूमन मेल है, देखिए ह्यूमन का जो जीनोम है ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वे में स्टडी हो चुका है। अभी पता है हमें कि एक्स एंड वाई जो होता है ये एक्चुअल में आपस में होमोलोगस नहीं है। एक्स पे कई सारे जो जीन है वो ऐसे हैं जो वाई पे नहीं है, एंड जो वाई है उस पर कई सारे जीन ऐसे हैं जो कि एक्स पे नहीं है। कहने का मतलब ये है एक्स एंड वाई इन दोनों को हम अलग अलग लिंकेज ग्रुप काउंट करते हैं। तो अगर पूछा जाता है ह्यूमन मेल के बारे में तो लिंकेज ग्रुप 23 नहीं होंगे, कितने हो जाएंगे ये 24। लेकिन अगर पूछा जाता है किसके बारे में फीमेल के बारे में, तो जो ह्यूमन फीमेल है, फीमेल के अंदर तो कितने रहेंगे 23, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है वो मिलते हैं क्या 2x। तो दो जो x हैं उनको हम क्या मानेंगे सेम लिंकेज ग्रुप मानेंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल कैसे हैं सिमिलर हैं, सेम जीन प्रेजेंट हैं। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर 23। इसके अलावा एग्जाम के अंदर पहले ये भी पूछा गया है कि भाई बैक्टीरिया के अंदर कितने होंगे, बैक्टीरिया के अंदर लिंकेज ग्रुप कितने होंगे। अब बैक्टीरिया के अंदर एक्चुअल में जो क्रोमोसोम है, ट्रू क्रोमोसोम तो यहाँ पे एब्सेंट होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है क्या डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो इस डीएनए पे जो भी जीन प्रेजेंट है वो सब जीन मिलके क्या बनाएंगे इसका लिंकेज ग्रुप। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाएगा 1 लिंकेज ग्रुप। तो ये हो गया हमारा लिंकेज ग्रुप के बारे में, ठीक है। पी प्लांट के अंदर कितने जाएंगे 7, ड्रोसोफिला के अंदर 4, ह्यूमन के अंदर अगर मेल के बारे में पूछा तो 24, फीमेल के बारे में पूछा तो 23। या केवल जनरल पूछा है कि ह्यूमन में कितने होंगे, मेल फीमेल नहीं दिया तो क्या बताएंगे 23। एंड जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या होता है 1। देखिए लिंकेज जो प्रोसेस है, लिंकेज की वजह से हो क्या रहा है, जो जीन है वो एक साथ एक ग्रुप में जो है इनहेरिट होते हैं। अगर मान लीजिए जो जीन है वो इसी तरह से एक साथ अगर इनहेरिट होते रहे, उनका जो इनहेरिटेंस है बिल्कुल ऐसे ही हुआ, फिर तो कोई वेरिएशन आ ही नहीं पाएगा। एंड जो वेरिएशन है ये आना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर लिंकेज की वजह से जो जीन है अगर ये एक साथ जाते हैं तो एक प्रोसेस ऐसा भी है जो कि इन जीन को अलग करता है, उसको हम बोलते हैं क्या क्रॉसिंग ओवर। तो हम देखेंगे किसके बारे में, क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो एक्चुअल में जो लिंकेज है, देखिए लिंकेज जो है कभी भी एब्सोल्यूट या कंप्लीट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हम कि भाई सेम क्रोमोसोम पे जो जीन है ये हमेशा एक साथ ही जाएंगे। जो जीन है ये अलग भी होते हैं और इनको अलग करने का जो काम है वो कौन करता है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज इज नेवर एब्सोल्यूट या कंप्लीट, नेवर एब्सोल्यूट या कंप्लीट, एंड इट कैन बी ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर। इट कैन बी ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर। जो लिंकेज है कभी भी एब्सोल्यूट या कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि जो सेम क्रोमोसोम पे जीन है ये हमेशा एक साथ ही जाते हैं एक साथ, लेकिन इनका जो ग्रुप है, जो इनका जो टुगेदरनेस है
वो ब्रेक भी होता है। उसको ब्रेक करने का जो काम है किसका होता है? क्रॉसिंग ओवर का। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है एक्चुअल में ये होता है किसमें? मियोसिस में। जो मियोसिस है, मियोसिस के अंदर आते हैं दो स्टेप, मेन दो स्टेप आते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट है उसके अंदर मेन 4 स्टेप आते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके अंदर आते हैं कितने? 5 स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। जो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर पेकाइडिन स्टेज है, पेकाइडिन स्टेज के अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में जेनेटिक मेटेरियल का एक्सचेंज होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो आपको ध्यान रखना है क्रॉसिंग ओवर कब होता है? इट ऑकर्स ड्यूरिंग पेकाइटिन स्टेज ऑफ मियोसिस। It occurs during Pectitin stage of meiosis. It occurs during Pectitin stage of meiosis। जो meiosis की Pectitin स्टेज होती है उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा? जो लिंक्ड जीन है इनका जो टुगेदरनेस है वो ब्रेक हो जाता है। इसको आप देखो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है एक, तो ये और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। ये इस क्रोमोसोम पे है ए और इस मतलब कैपिटल ए, और यहाँ पे है स्मॉल ए, इस पे है कैपिटल बी एंड यहाँ पे है स्मॉल बी। आप ये बोल सकते हैं कि भाई कैपिटल ए कैपिटल बी सेम क्रोमोसोम पे है, तो ये दोनों क्या हो गए? लिंक्ड जीन। क्रोमोसोम जो है पूरा ट्रांसफर होगा एक साथ प्रोजेनी के अंदर, तो ये क्या शो करेंगे? लिंकेज। एंड यहाँ पे क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी क्या शो करेंगे? लिंकेज शो करेंगे। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, जब सेल जब डिवाइड करने वाली होती है तो पहले तो आता है क्या? इंटरफेस। ये डिवीजन कोई भी हो, डिवीजन चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, पहले क्या आता है? इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर मेनली 3 स्टेज आती हैं, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। पहले G1 फेस आएगी, उसके बाद में आती है क्या? S फेस। S फेस के अंदर क्या होता है? जो डीएनए का है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एस फेस के अंदर जो भी यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है वो क्या होता है? डबल हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो जो क्रोमोसोम है इनका क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन। तो एस फेस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट होता है तो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाएगा। मतलब हर एक जो क्रोमोसोम है, अब इसमें जो क्रोमेटिड है वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ये हो गया एस फेज में। जैसे मान लीजिए इसके पास में ए था, तो भाई इसी का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हुआ है, तो सेम जीन यहाँ पे होगा, कैपिटल बी। और ये वाला क्रोमोसोम मान लीजिए ये वाला था, तो इसी का रेप्लिकेशन हुआ है यहाँ पे, तो ये सेम जीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो G1 एस फेज में ये हो जाएगा, G2 फेज में ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में आता है क्या? म्यूसिस फर्स्ट। जो म्यूसिस फर्स्ट है उसमें पहले आता है क्या? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में आती है पहले लेप्टोटिन, जाइगोटिन, फिर आती है क्या? पेकाइटिन। जो लेप्टोटिन है उसमें क्या होता है? जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे जो क्रोमोसोम है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में क्या आता है? जाइगोटिन। जाइगोटिन के अंदर क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनकी पेयरिंग हो जाती है। और फिर आता है क्या? पेकाइटिन। देखिए पेकाइटिन के अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। अब मान लीजिए हुआ क्या यहाँ पे, देखिए ये वाला जो है, ये वाला क्रोमेटिड एंड ये वाला क्रोमेटिड, एक्चुअल में होता क्या है पेकाइटिन के अंदर? ये जो क्रोमेटिड मान लीजिए ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे के पास में आते हैं और इस तरह बना लेते हैं एक नोड्यूल, जिसको हम बोलते हैं क्या? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो दोनों एक दूसरे के अराउंड क्या होते हैं? टाइटली कोइल्ड हो जाते हैं एंड बन जाएगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और जो नोड्यूल है उसके अंदर होता क्या है? जैसे मान लेते हैं हम ये वाला जो पार्ट है और ये यहाँ से ये, इनका हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। अब इसकी वजह से बनेगा नया कॉम्बिनेशन। देखिए इसकी वजह से जो नया कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है, ये तो था कैपिटल ए कैपिटल बी,
यहाँ पे क्या था कैपिटल ए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया अब स्मॉल ए, ये है कैपिटल बी। यहाँ पे था स्मॉल ए लेकिन क्या आ गया कैपिटल ए, और ये तो सेम है स्मॉल बी, और यहाँ पे ये स्मॉल ए स्मॉल बी। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, अब पहले कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एक साथ जाते थे, इसको हम बोला था क्या लिंकेज। स्मॉल ए स्मॉल बी ये भी एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये भी कैसे थे लिंक्ड जीन, ये शो करते थे क्या लिंकेज। लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे, ये कैपिटल ए इधर आ गया एंड जो स्मॉल ए है वो कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो ये वाली जो कंडीशन आपको मिली है कौन सी, ये वो कंडीशन, जैसे आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो ये कंडीशन, इसमें देखो आप स्मॉल ए कैपिटल बी है, एंड ये वाली जो कंडीशन है जिसमें क्या है कैपिटल ए स्मॉल बी। कहने का मतलब सिंपल ये है कि ये वाले जो यहाँ पे क्रोमेटिड है इनमें पहले क्या प्रेजेंट था, कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी था, लेकिन अब क्या हुआ है स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी आ गया एंड कैपिटल ए के साथ में क्या आ गया स्मॉल बी आ गया। तो जो लिंकेज था उसको क्या कर दिया इन्होंने, ब्रेक कर दिया। तो लिंकेज को ब्रेक करने का जो काम है वो कौन करता है, क्रॉसिंग ओवर करता है। क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है किसके, लिंकेज के। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, अच्छा क्रॉसिंग ओवर ने देखिए एक्चुअल में क्या किया है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हुआ है, एक्सचेंज किसका हुआ है, एलीलिक जीन्स का। इट कॉजेज एक्सचेंज ऑफ एलीलिक जीन्स, क्रॉसिंग ओवर कॉजेज एक्सचेंज ऑफ allelic genes, exchange of allelic genes which results in formation of इसको ऐसे लिखें, which results in separation of non-allelic linked genes। जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ एलीलिक जीन। देखिए जो एक्सचेंज हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ, पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ये कैसे थे नॉन एलीलिक जीन, ये थे एक्चुअल में लिंक्ड नॉन एलीलिक जीन। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे आ गया कौन स्मॉल ए, यहाँ पे कौन चला गया, यहाँ से आ गया ये कैपिटल ए। तो अब क्या हुआ स्मॉल ए यहाँ पे आ गया एंड कैपिटल ए जब यहाँ पे चला गया तो हुआ क्या, यहाँ पे जो लिंक्ड जीन थे, पहले लिंक्ड जीन क्या थे कैपिटल ए कैपिटल बी, अब क्या हो गया वो अलग हो गए, कैपिटल यहाँ चला गया स्मॉल ए यहाँ पे आ गया। तो जो लिंक्ड जीन है वो क्या होते हैं यहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो ये हमने लिखा है विच रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ नॉन एलीलिक लिंक्ड जीन। भाई जो एक्सचेंज है वो किसका हुआ है, एलीलिक जीन का हुआ है। जब एलीलिक जीन का एक्सचेंज हुआ है तो जो लिंक्ड जीन थे नॉन एलीलिक लिंक्ड जीन वो कैसे हो गए, यहाँ पे सेपरेट हो गए। और उनका जब सेपरेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बन गया एक नया कॉम्बिनेशन। पहले कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी था, अब क्या हुआ स्मॉल ए के साथ में कौन आ गया कैपिटल बी। इसी को हम क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। इसकी वजह से बनता है नया कॉम्बिनेशन जिसको क्या बोल देते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। इट रिजल्ट्स इन रिकॉम्बिनेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है, म्यूसिस के अंदर होता है, कौन सी स्टेज में, पेकार्डिन स्टेज में। किन के बीच होता है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें क्या होता है जो एलीलिक जीन है उनका होता है एक्सचेंज। जब एलीलिक जीन का एक्सचेंज होगा उसकी वजह से जो लिंक्ड नॉन एलीलिक जीन है वो कैसे होते हैं, अलग हो जाते हैं। और वो जब अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे बनता है एक नया कॉम्बिनेशन जिसको हम क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर इज अपोजिट टू लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर इज अपोजिट टू लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है बिल्कुल किसके अपोजिट होता है, ये लिंकेज के। इवन एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है कि भाई कौन सा प्रोसेस है जो कि लिंकेज के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो क्या बताएंगे इसमें आंसर, क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज का काम क्या है, लिंकेज की वजह से जो जीन है वो एक साथ जाते हैं, एंड जो क्रॉसिंग ओवर है इसका काम क्या है, एक साथ जाने वाले जीन को अलग करना। सो क्रॉसिंग ओवर इज अपोजिट टू लिंकेज। लेकिन क्या होता है, देखो जो क्रॉसिंग ओवर है ये कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जब कम होगा उसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेंट है वो भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे।
तो रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे, इसका मतलब जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी जो क्रॉस होगा उसके अंदर, मतलब जो लिंकेज वाला केस है उसके अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी कि जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा मिलेगा एंड जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो कम मिलेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे एंड जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, न्यू कॉम्बिनेशन या जिनको हम क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, न्यू कॉम्बिनेशन या जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो कैसे मिलेंगे, हमें कम मिलेंगे, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है ये काफ़ी कम होता है। क्रॉसिंग ओवर हमें कंपैरेटिवली काफ़ी कम देखने को मिलता है, जिस वजह से क्या होगा भाई, क्रॉसिंग ओवर का काम क्या था, जो लिंक्ड जीन है उनको अलग करना। जब लिंक्ड जीन अलग होंगे तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाएगा। जब कॉम्बिनेशन चेंज होगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, नया कॉम्बिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, या जो प्रोजेनी बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। अब क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर कम होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे वो तो कैसे बनेंगे, कम बनेंगे, यानी कि जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा रहेगा, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आप यहाँ पे सिंपल सा ऐसा समझ सकते हैं। देखिए, हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि भाई जो क्रॉसिंग ओवर है ये कम क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप म्योसिस पढ़ते हैं, म्योसिस में हम पढ़ते हैं कि जो म्योसिस है, म्योसिस की जो पेकाइडिन स्टेज है, पेकाइडिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो फिर बात ये आती है कि भाई हर एक जो म्योसिस है उसमें पेकाइडिन के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो फिर ये क्यों बोला जाता है कि जो क्रॉसिंग ओवर है ये काफ़ी कम होता है। अब देखिए, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में, ये क्रोमोसोम है और ये है इसका एक होमोलोगस क्रोमोसोम, और इन पे कई सारे जो जीन हैं, थाउजेंड्स ऑफ जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लेते हैं थाउजेंड्स ऑफ जीन, एक एक क्रोमोसोम पे हजारों जीन प्रेजेंट होते हैं। हम यहाँ पे कुछ जीन को बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कुछ जीन हमने बनाए हैं इन पे, अब इनमें से मान लेते हैं हम ये तो है ए, ये मान लेते हैं कैपिटल ए है, ये है स्मॉल ए, ये मान लेते हैं कैपिटल बी है ये वाला जीन, और ये क्या है, स्मॉल बी, मतलब ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, मान लेते हैं। अब देखिए हुआ क्या, एक एक क्रोमोसोम पे जो जीन है, कई सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, हजारों जीन प्रेजेंट होते हैं एक एक क्रोमोसोम पे। मान लेते हैं पेकाइडिन जो स्टेज है उसके अंदर हुआ क्रॉसिंग ओवर, आप जो डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं उस डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपने कुछ ऐसे दो कैरेक्टर सेलेक्ट किए जिनके जीन कौन कौन से हैं, ए एंड बी। अब मान लेते हैं भाई ए एंड बी जो जीन है वो उन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जिनको कि आपने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे मान लेते हैं म्योसिस में पेकाइडिन के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। तो जो क्रॉसिंग ओवर है, अब ऐसा तो है नहीं कि क्रॉसिंग ओवर उन्हीं जीन के बीच में होगा जिनको कि आपने सेलेक्ट किया है, इनके बीच में हुआ क्रॉसिंग ओवर, और मान लेते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ यहाँ पे, ये तो ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। जो होमोलोगस पेयर होता है उनमें जो क्रॉसिंग ओवर है वो कहीं भी हो सकता है। आपको समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी क्रोमोसोम पे 1000 जीन प्रेजेंट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जिन जीन को सेलेक्ट किया है उन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर तो पूरे क्रोमोसोम में रैंडमली कहीं भी हो सकता है। एंड जो क्रॉसिंग ओवर है, एक होमोलोगस पेयर में जनरली हमें एक या दो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलते हैं, एक या दो क्रॉसिंग ओवर। अब भाई 1000 जीन प्रेजेंट है इसमें, आपने मान लीजिए सेलेक्ट किया है किनको, ए एंड बी को। अब ये अलग कब होंगे, ये अलग तब होंगे जब क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, बिल्कुल इनके बीच में होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है भाई, क्रॉसिंग ओवर तो कहीं भी हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ये तो अभी भी साथ में ही रहे, क्रॉसिंग ओवर हो भी जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उन जीन को सेलेक्ट नहीं किया, हमने तो किनको सेलेक्ट किया है, ए एंड बी को। क्योंकि हम लिमिटेड नंबर ऑफ जीन के जो कैरेक्टर है उनको सेलेक्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर हुआ है लेकिन उन जीन के बीच में नहीं हुआ जिनको हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इस वजह से यही होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर है, जो हमारे सेलेक्टेड कैरेक्टर के जीन है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे। आप खुद समझ सकते हो, मान लीजिए इस पर करीब 1000 जीन प्रेजेंट है और आप किसी दो जीन के बीच में, दो जीन को आप स्टडी कर रहे हो, उनके जो कैरेक्टर उनका आप स्टडी कर रहे हो।
अब क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल उनके बीच में ही होगा, उन्हीं को अलग करेगा, इसके जो चांसेस है वो काफ़ी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नए रिकॉम्बिनेंट है वो काफ़ी कम बनेंगे। जब रिकॉम्बिनेंट काफ़ी कम बनेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जब हमने देखा था बेटसन एंड पोनेट के एक्सपेरिमेंट में, जो उन्होंने यहाँ पे दो क्रॉस परफॉर्म किए थे, एक को बोला था कपलिंग और दूसरे को क्या बोला था उन्होंने, रिपल्शन। दोनों ही क्रॉस के अंदर एक उनका जो कॉमन ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि दोनों ही केस में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो क्या थे, ज़्यादा थे। जो उसमें रेशो था 7, जो मतलब जो 7-7 आया था उस रेशो के अंदर, कपलिंग का रेशो क्या था 7-1-1-7, एंड जो रिपल्शन है उसका रेशो क्या था 1-7-7-1। तो जो भी वहाँ पे 7-7 आया था वो किसके लिए था, वो था पेरेंटल के लिए। अच्छा, और जो भी 1-1 आया था वो किसके लिए था, वो था रिकॉम्बिनेंट्स के लिए। जीन वहाँ पे शो कर रहे थे क्या, लिंकेज, लेकिन लिंकेज शो करेंगे, जीन साथ में जाएंगे, साथ में जाने की वजह से ही वहाँ पे क्या रहा था वो 7-7, एंड जो भी वहाँ पे 1% था वो किसकी वजह से था, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो कम होता है, एंड जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। अब मान लीजिए आप जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक तो क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इस पे कई सारे जीन प्रेजेंट हैं। तो मान लेते हैं हम ये कुछ जीन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये मान लेते हैं जीन ए बी सी डी ई, इस तरह से कई सारे जो जीन हैं वो प्रेजेंट हैं। मान लीजिए आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, उस डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो जीन है, यानी कि जो दो दो कैरेक्टर हैं उनके जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे है। मान लेते हैं आपने पहला क्रॉस जो परफॉर्म किया उसका एक जीन तो क्या है, ए है, और दूसरा जीन कौन सा है, बी। ये था आपका पहला डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक जीन कौन सा है, ए, दूसरा कौन सा है, बी। तो आपने ए एंड बी के लिए क्या किया है, यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा केस हम ले लेते हैं कि आपने जो क्रॉस परफॉर्म किया उसमें जो एक जीन है वो तो है ए, और दूसरा कौन सा है, डी। एक तो है ए, दूसरा कौन सा है, डी। अब आपने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहला क्रॉस किसके बीच में है, ए एंड बी के बीच में। सेकंड जो क्रॉस है वो किसके लिए है, ए एंड डी के बीच में। कॉमन चीज यहाँ पे ये है कि जो आपने जीन लिए हैं, मतलब जो आपने कैरेक्टर लिए हैं एक्चुअल में, क्योंकि जीन तो दिखाई देता नहीं है, जो आपने कैरेक्टर लिए हैं उनके जीन कहाँ प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे। तो जब जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे लिंकेज होगा, ये हो जाएगा लिंकेज वाला केस, यहाँ पे असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होगा, पहली बात तो ये। और जब भी लिंकेज होगा तो हमें क्या ज़्यादा मिलेगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा मिलेगा, एंड जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। लेकिन जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो कितना मिलेगा एंड जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो कितने मिलेंगे, ये वेरी करता है क्रॉस टू क्रॉस। भाई सिंपल सी बात ये है, आपने पहला क्रॉस किया है इन दो जीन के बीच में, एंड जो सेकंड क्रॉस है वो है ए एंड डी के बीच में। ए एंड बी काफ़ी पास पास में है, एंड ए एंड डी जो है कंपेरेटिवली कैसे हैं, दूर है। जब रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है जीन्स के बीच में, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मतलब क्रॉसिंग ओवर में उन जीन के अलग होने के जो चांसेस है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जब मान लीजिए हम बात करें किसके बारे में, ए एंड डी के बारे में। अब आप स्टडी कर रहे हैं ए एंड डी के कैरेक्टर्स को, ये हो गया एक तरह का डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसका जब इसको आप स्टडी करेंगे, मान लीजिए जो क्रॉसिंग ओवर है वो कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। क्रॉसिंग ओवर अगर यहाँ पे हुआ तो क्या हुआ, ए एंड डी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। या मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर हुआ यहाँ पे, तब भी क्या होगा, जो ए एंड डी है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। या मान लीजिए जो क्रॉसिंग ओवर है वो कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। क्रॉसिंग ओवर होता है जीन्स के बीच में, किसी भी जीन के बीच में हो सकता है। तो इस केस में भी क्या होगा, जो ए एंड डी है वो हो जाएंगे अलग। अब हम लेते हैं यहाँ पे सेकंड केस। मान लीजिए आप स्टडी करते हैं किनको, ए एंड बी को। अब आप स्टडी कर रहे हैं ए एंड बी को, एंड जो क्रॉसिंग ओवर है वो हुआ कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए आप स्टडी कर रहे हैं ए एंड बी के कैरेक्टर को, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। तो क्या ए एंड बी अलग होंगे, नहीं होंगे। मतलब क्रॉसिंग ओवर हो भी गया, एंड जो आपके ए एंड बी जीन है वो अलग नहीं हुए। भाई ठीक है, ये पूरा जो सेगमेंट है मान लीजिए यहाँ चला जाएगा, लेकिन जो ए एंड बी है वो तो साथ में ही रहेंगे। मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हुआ, अभी भी ए एंड बी कहाँ पर है, साथ में है, अभी भी लिंकेज ब्रेक नहीं हुआ है।
यहाँ से हुआ। अभी भी ए एंड बी कहाँ पर है, साथ में है। देखिए ए एंड बी कब अलग होंगे, जब क्रॉसिंग ओवर होगा ए एंड बी के बीच में, तब होंगे ये दोनों अलग। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जीन जितना ज़्यादा पास में होंगे उनके अलग होने के जो चांसेस है वो कम होंगे, यानी उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस है वो कम है, डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर उनके बीच में कम हो पाएगा। या आप ये बोल सकते हो जो लिंकेज है उनके बीच में कैसा होगा, वो स्ट्रांग होगा, स्ट्रॉन्ग लिंकेज, या बोल सकते हो क्या क्रॉसिंग ओवर कम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो जीन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे ए एंड डी के बीच में जो डिस्टेंस है कंपेरेटिवली क्या है, वो ज़्यादा है, तो इनके जो अलग होने के चांसेस है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी कि इनके बीच जो रिकॉम्बिनेंट है वो क्या होंगे, ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा मिलेंगे इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंटल से ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा तो पेरेंटल ही आएंगे। हाँ, बस ये हो सकता है आपने ए एंड बी के लिए जो है क्रॉस किया, तो आपको मान लेते हैं कि फर्स्ट क्रॉस में ए एंड बी के लिए आपको मिला 90% तो पेरेंटल एंड 10% रिकॉम्बिनेंट। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो सेकंड क्रॉस है ए एंड डी के लिए, यहाँ पे आपको मिल सकता है पेरेंटल मिलेगा कितना, 80%, एंड जो रिकॉम्बिनेंट है वो कितना मिलेगा, 20%। मतलब ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाँ, सिम इतना जरूर फिक्स है कि ए एंड बी के कंपैरिजन में ए एंड डी जो है उनके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन है, जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। जब जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन है वो भी क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस वो क्या होते हैं, यहाँ पे बढ़ जाते हैं। भाई क्रॉसिंग ओवर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर। अगर उन जिन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको पूरा स्पेस मिल पाएगा। क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा तो जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो क्या बनेंगे, कम बनेंगे। तो इसलिए क्या होता है, जो लिंकेज वाला केस होता है, लिंकेज के केस में कभी भी जो रेशियो है वो सेम नहीं आते हैं। भाई डिपेंड करता है जीन्स के ऊपर कि आपने किन जीन को सेलेक्ट किया है। आपने ए एंड बी को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंटल जो है ये बहुत ज़्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेंट काफ़ी कम आएंगे। आपने मान लिया सेलेक्ट किया ए एंड सी को, अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले वाले के रेस्पेक्ट में पेरेंटल थोड़े से कम आएंगे, रिकॉम्बिनेंट थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। आपने सेलेक्ट किया किनको, ए एंड डी को, अब जो है पेरेंटल थोड़े से ए एंड सी के कंपेरिजन में और कम हो जाएंगे, जो रिकॉम्बिनेंट है वो और ज़्यादा आएंगे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये जरूर फिक्स है कि पेरेंटल हमेशा ज़्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेंट कम होंगे, लेकिन पेरेंटल कितने होंगे एंड रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे ये हमेशा वेरी करता है। लिंकेज वाले केस में कभी भी जो रेशियो है वो सेम नहीं मिलता, हमेशा ये वेरी करेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए हैं उनके जीन कहाँ प्रेजेंट हैं, वो काफ़ी पास पास में है या काफ़ी दूर दूर हैं। पास पास में होंगे तो पेरेंटल बहुत ज़्यादा होंगे और रिकॉम्बिनेंट जो है थोड़े से कम होंगे। लेकिन जैसे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती है तो जो पेरेंटल है थोड़ा सा कम होने लगेगा एंड जो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जिसका तो सिंपल सा ये, अगर आपसे पूछा जाए ए एंड बी, इसको आप कंपेयर करना है ए एंड डी से, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग लिंकेज किन में मिलेगा। देखिए स्ट्रॉन्ग एंड जो वीक लिंकेज है ये हम बोलते हैं किसके, एक तरह से ये होता है कंपैरेटिव। ए एंड बी को आप कंपेयर करोगे ए एंड डी से, तो कहाँ पे आपको लिंकेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, ए एंड बी वाला केस, क्योंकि यहाँ पे जो जीन हो कैसे हैं, काफ़ी पास पास में। भाई जीन अगर मान लीजिए काफ़ी पास पास में होंगे तो ये हमेशा साथ ही रहेंगे, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि साथ में रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग लिंकेज। और ये होता है क्या, कंपेरेटिव। ए एंड डी थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनके अलग होने के जो चांसेस हैं, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस वो ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो लिंकेज है कंपेरेटिवली कैसा हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर आपको बताना हो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज के बारे में तो आप ये बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज strength of linkage is inversely proportional to distance between linked genes। लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स के। सिंपल सी बात ही है, अगर डिस्टेंस कम होगी, यानी कि अगर जीन जो है, लिंक्ड जीन अगर पास पास में होंगे, लिंक्ड जीन जो है अगर बहुत ज़्यादा पास में है, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो लिंक्ड जीन है अगर मान लीजिए काफ़ी दूर दूर होंगे तो जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये जो फर्स्ट वाला केस है यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कम है,
डिस्टेंस कम है लिंक्ड जीन के बीच में, तो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है। भाई जितना पास पास में होंगे उतना ही क्या होगा, लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे कम होना जरूरी है अगर स्ट्रॉन्ग लिंकेज की रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर लिंकेज स्ट्रॉन्ग चाहिए तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो। एंड अगर जो डिस्टेंस है जैसे कि ए एंड डी के बीच में डिस्टेंस क्या है, कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो इनका जो लिंकेज है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। भाई डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। अगर जीन काफ़ी पास पास में है, मतलब जीन के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है, तो जीन के बीच की डिस्टेंस कम है, जीन पास में है मतलब जीन के बीच की डिस्टेंस कम है, तब जीन के बीच की डिस्टेंस कम है तो जो लिंकेज वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि काफ़ी पास पास में। लेकिन अगर जो लिंक्ड जीन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि जो लिंकेज है वो कैसा होगा, यहाँ पे वीक होगा। भाई डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेशन जो है, जो क्रॉसिंग ओवर है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उनके जो अलग होने के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये आपको जो फॉर्मूला एक तरह से ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स। ठीक है, आज के लिए इसको हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।